चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था और जाना था नीनो डी कुन्हा तक की चीजें हमने पढ़ ली थी। ये गवर्नर होते हैं, भारत के तीसरे गवर्नर होते हैं पुर्तगाली कंपनी के, और इनका जो समय होता है, कार्यकाल होता है, वो 1529 से 1538 तक का होता है। क्योंकि जब हम अपना मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो ये है कार्यकाल, ये जो समय है ये अकबर का समय है। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें जब हम ये समय पढ़ेंगे तो ये अकबर का समय है। अकबर मुगल शासन का जो है क्या कहते हैं दौर चल रहा होता है भारत में, और उस टाइम नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर होते हैं। क्योंकि हम आधुनिक भारत से अगर हम मुगल भारत, मेडाइवल भारत, इंडिया को हम जो है क्या कहते हैं रिलेट करें तो उसमें हम पाएंगे कि नीनो डी कुन्हा जो टैक्स कॉर्टेज जो देते हैं, जो लगाते हैं कॉर्टेज, वो अकबर भी चुकाते हैं, और तभी वो अपने सामानों को जहाजों के जरिए उनका आयात निर्यात कर पाते हैं आसानी से। अब ये कार्टेज क्यों लगाया गया? कार्टेज को लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। कार्टेज लगाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो गुजरात का पार्ट है, गुजरात और ये जो दक्षिण भारत का पार्ट है, जो कि दक्कन, आपको दक्कन भारत के नाम से भी मिलेगा, यहां पर पुर्तगाली कंपनी, आपने कल मैंने पढ़ाया था चौल का युद्ध 1509 में, और 1508 में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो है क्या कहते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा मारा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपनी उस लड़ाई का बदला ले लेता है, जिसमें से अरबियंस और मिस्र के लोगों को वो वहां से मार के भगा देता है। अब क्या करते हैं कि ये जो एरिया है यहां पर इनका संपूर्ण आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उस टाइम पर ये, अब यहां से यदि किसी को कोई भी व्यापार करना है तो वो उस टाइम, पहले के समय में कोई हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे कि आप एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट ली और फिर उसके बाद में उड़कर आप कहीं भी पहुंच गए। पहले के टाइम में समुद्री जहाज होते थे। समुद्री जहाज से आने जाने के लिए आपको समुद्री रास्तों का उपयोग करना पड़ता था। अब समुद्री मार्गों पर ये, चूंकि ये अरब सागर है और नीचे ये इंडियन ओशियन है, तो यहां पर ये इंडियन ओशियन का हिस्सा है, ये इंडियन ओशियन का हिस्सा है, ठीक है, और ये अरब सागर का हिस्सा है, ये अरब सागर अरेबियन सी है, ठीक है। तो अब इस जगह पर यहां से इनको कार्टेज अकबर क्यों देंगे? क्योंकि यदि इनको कुछ भी चीजों का आयात निर्यात करना होगा तो वो समुद्री मार्ग के जरिए ही तो आएंगे जाएंगे, और जब समुद्र पर इनका कब्जा ऑलरेडी है, अरब सागर और हिंद महासागर पर इन्होंने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया है पुर्तगालियों ने चौल के युद्ध के दौरान, तब इन्होंने इस जगह को अपने अधिकार में कर करके यहाँ पर टैक्स लगाया कि भाई अब ये चूंकि जगह हमारी है, अब अगर आपको इसका उपयोग करना है तो आपको मुझे बदले में कुछ धन देना होगा। अब ये टैक्स जो है, जो व्यक्ति टैक्स देने से इनकार करे उसकी ये खुद ही जहाजी बेड़े को लूट लेते थे। तो इसके चलते अकबर भी पुर्तगालियों को कॉर्टेज देते थे, यानी टैक्स देते थे, ठीक। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री 1503 में कोचीन तथा 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया। जो पहली फैक्ट्री का मतलब यहां ये है कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल से, उसको रखने का पर्टिकुलर एक स्थान होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं व्यापार करने के माध्यम से गए, आपने यहां से जो पैसे लिए हैं आप लेके गए, वहां आपने उस चीज को, वहां के सामान को खरीदा। अब उस सामान को रखने के लिए पर्टिकुलर आपके पास कोई स्थान होना चाहिए, किसी जगह पर रखेंगे या ऐसे रोड पे तो छोड़ के नहीं चले आएंगे। तो जब उस सामान को रखने के लिए कोई अड्डा या कोई जगह आपके पास होगी तभी वह सुरक्षित हो पाएगा। तो इन्होंने, क्योंकि भारत से व्यापार करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि आज आए और कल फिर ये पुर्तगाल लौट गए, यूरोप लौट गए, अपने देश लौट गए। ये कुछ दिन रुकेंगे, सामानों को इकट्ठा करेंगे, उनके लोग रहेंगे, तो पर्टिकुलर उसकी देखरेख के लिए इन्होंने एक फैक्ट्री, यानी कच्चे सामानों को रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक फैक्ट्री का निर्माण किया, जो कि 1503 में कोचीन में और 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया इन्होंने। अब इसके आगे की चीज है,
ये तो हमने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। ये कल चीजें मैंने बताई थी, इसमें से शायद कुछ चीजें नहीं भी बताई थी, बट मैंने ये सारी चीजें नीनो डी कुन्हा के बारे में तकरीबन सारी की सारी चीजें बता ही दी थी, और जो रह गया था वो आज मैं बताया दे रहा हूं। अब देखिए, कोई भी कंपनी आई है यदि भारत व्यापार करने के लिए, तो उसके दो जो है क्या कहते हैं अच्छाई, एक अच्छाइयां होती, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, दो उसमें वाद और अपवाद होते हैं। भाई कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ चीजें हमारे लिए बुरी हैं। तो जो चीजें अच्छी हैं उनको तो हमने देखा, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में हमने जाना, ठीक है, उनका हमने उपयोग किया। लेकिन जो चीजें गलत हैं उनको हमने नकारा, उनका हमने विरोध किया कि नहीं भाई ये तो गलत है। अब ये जब जो चीजें सही है उसको सही, जो चीजें गलत है वो गलत। और किसी भी व्यक्ति के विकास का यही दो कारण होता है कि उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है, बशर्ते उसको अपने आप में ये चीजें पहचानने की देरी होती है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए बुरी हैं, कौन सा कार्य करने से हमको और हमारे साथ रह रहे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचेगा, कौन सा कार्य करने से हमारा और हमारे समाज का भला होगा, ये चीजें। अब पुर्तगालियों की भारत में देन क्या क्या देन थी भाई, क्या इनकी उपलब्धियां थी, कौन कौन सी चीजें इन्होंने भारत के लिए अच्छी करी। अब चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जापान के साथ इन्होंने व्यापार शुरू किया, ठीक है। अब जापान के साथ इन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, तो ये तो अच्छी बात है कि भाई चलो ठीक है, ये यूरोप से भारत आए व्यापार के माध्यम से, और फिर उसके बाद में ये जापान एक अगले देश में व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं। भारत में कई जगह गिरजाघर का निर्माण किया, ये भी सही है, जिसमें से एक सबसे मुख्य जो है, जिसमें क्या कहते हैं फ्रांसिस्को सेंट जेवियर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जो कि बेसिलिका बेम जीसस चर्च है, इसका इन्होंने निर्माण करवाया। और इसके अतिरिक्त भी कई सारे चर्च हैं जिनका निर्माण करवाया। कई पुर्तगाली शब्द हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शामिल हो गए। पुर्तगाली शब्द भी जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, जैसे बालकनी, अलमीरा, जो अलमारी होती है, वो पुर्तगाली शब्द है, और भी कई सारे हैं, बट इनमें मुख्य रूप से जो मैंने उदाहरण के तौर पे रखे हैं वो ये दो रखे हैं, ठीक। फिर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी उन्होंने। आलू, तंबाकू, काजू, टमाटर, मूंगफली, बीन्स, अमरूद इत्यादि खाद्य पदार्थों को भारत के खाद्य पदार्थों में इन्होंने एड ऑन किया, जोड़ा। मतलब ये इन्होंने इसकी शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे जब ये चीजें प्रचलन में आई तो भारत भी इनके बारे में जान पाया। इससे पहले की चीजों की ये इन्होंने ही इससे शुरुआत करी। बड़े जहाजों का निर्माण, समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, नौसेना को बढ़ावा देना, ये सब पुर्तगालियों की देन है। गॉथिक कला का आरंभ। अच्छा, गॉथिक कला क्या है? गॉथिक कला एक ऐसी कला होती है जो बड़ी बड़ी इमारतों पर उनके नुकीले गुंबद टाइप की चीजें जो बनती हैं, वो इमारतों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उस वास्तुकला को हम गॉथिक कला कहते हैं। और ये तकरीबन 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको जो मुख्य रूप से भारत लाने का श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। तो ये तो हो गई इनकी देन। अब इनके पतन यानी विनाश का कारण क्या है? देखो, किसी भी व्यक्ति के सफल और असफल होने का मुख्य कारण होता है उसका आपसी मतभेद। भाई, जब हम अपने घर के झगड़े को नहीं शांत कर सकते, हम अपने घर में ही हमारी बहुत सारी चीजें चल रही है जो उथल पुथल हो रखी है, तो हम बाहर किसी से क्या ही बात कर लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप घर में 4 भाई हैं, आपके भाइयों में नहीं बन रही है, तो आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बाहर वाला व्यक्ति आपकी बात माने, या बाहर आपका वर्चस्व उसी तरीके से, रसूख आपका उसी तरीके से बना रहे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आंतरिक शक्ति मजबूत करनी होगी, फिर तो आप बाहर चीजों को अपना सकते हैं, किसी पर अपना कब्जा जमा सकते हैं, किसी पर अपना हक जमा सकते हैं, कोई भी चीज आपकी रखी जा सकती है या आपकी बात मानी जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप में सुधार लाना होगा। तो ठीक उसी प्रकार पुर्तगालियों के विनाश का कारण इनमें से कई सारे दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्यतः एक टीचर होने के नाते या एक व्यक्ति होने के नाते, और जो मेरा व्यक्तिगत अपना एक अनुभव रहा है पढ़ने के बाद में, वो ये है कि इनका आपसी मतभेद।
जैसे इनके जस्ट बाद डच आए, डच भी यूरोपीय कॉन्टिनेंट से, नीदरलैंड से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पेनिश, फ्रांस, कई सारे लोग आए और इन्होंने उनसे भी संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस इतिहास के बुक में या इतिहास की जो आधुनिक भारत का इतिहास है उनमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जो जिसका उदय हुआ है, जो आया है, जो उभरा है, जिसकी क्या कहते हैं शुरुआत हुई है, उसका अंत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, ठीक है, अंत उसका निश्चित है। अब इनकी धार्मिक नीति कैसी नीति, जैसे कि ये अपनी चीजों को, जैसे अब ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोरों से कर रहे थे, ईसाइयत को फैला रहे थे, मिशनरीज को बढ़ावा दे रहे थे। ये किसी को भी जबरदस्ती पकड़ करके ईसाई धर्म, यदि उसकी मंशा है नहीं है, उसको ये ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देना, ये इनकी धार्मिक नीति जो है ये पतन का मुख्य कारण है, या कह सकते हो ये भी एक कारण है। भारतीय महिलाओं से विवाह का इनका ये भी एक कारण है। किसी भी घर की किसी भी महिला को पकड़कर वह उनसे अपने ईसाई धर्म के व्यक्ति से उसका विवाह करा देते। अब किसी की मंशा है नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा किसी गैर धर्म के व्यक्ति से विवाह करना, लेकिन ये क्योंकि अपनी धार्मिक कट्टरता को और धार्मिक स्थिति को और जो है क्या कहते हैं अपने देश की संख्या, अपने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए, ताकि जितने लोग हमारे होंगे उतना वर्चस्व हमारा होगा, इस आधार पर बढ़ाने के लिए ये भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करा देते थे। सती प्रथा पर रोक, अब ये जो एक लाइन है इसमें, हालांकि ये पतन का ही कारण बताया गया है। जब मैंने बड़ी किताबें पढ़ी इतिहास की तो उसमें मैंने ये भी पाया कि सती प्रथा पर रोक भी इनके पतन का कारण है, क्योंकि उस समय संकीर्ण मानसिकता के लोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा पाए जाते थे। जैसी स्थिति आज है वैसी स्थिति पहले के समय में नहीं थी। जिस तरीके से हम आज रह रहे हैं, हमारा परिवेश जिस तरीके से आज का है उस तरीके का पहले नहीं था। उसमें क्या था कि सती प्रथा पर रोक लगाना भी उनके पतन का एक मुख्य कारण था। सती प्रथा कल मैंने आपको बताया ही था कि मृतक पति के शरीर पर जीवित स्त्री को बिठा करके उस पर आग लगा देना, ये सती प्रथा कहलाता था। और इस पर इन्होंने रोक लगाया, तो जब इस पर रोक लगाया तो भाई वहां के लोग नाराज होने लगे कि अरे हमारी एक परंपरा को, हालांकि ये कहीं ना कहीं इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि दिया गया है और मैं इन सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं तो भी इसे मैं नकार नहीं सकता, तो इसको भी पढ़ाना कहीं ना कहीं एक तरीके से आवश्यक है। तो इसका एक ये भी कारण है कि सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया। गोवा पर कब्जा करने के बाद मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाना। अब देखिए, गोवा पर कब्जा करने के बाद में मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाना, कोई धर्म, कोई भी ईश्वर ये नहीं कहता है कि किसी दूसरे को परेशान करके आप मुझे आगे करें, या फिर आप मेरी प्रशंसा गाएं, या फिर आप मेरे गुणगान गाएं, या फिर आप मेरी प्रतिमा बनाएं। यह है गोवा पर कब्जा करने के बाद मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाना इनके पतन का एक और कारण, कि भाई जो मंदिर पहले से स्थापित रही है, जिनकी स्थापना पहले से हो चुकी है, उनको तोड़ करके ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी भारी मात्रा में करना चाह रहे थे, और उसके कारण इन्होंने मंदिरों को तोड़ करके चर्च बनाना शुरू किया। ईसाई धर्म को जबरन अपनाने के लिए प्रताड़ित करना, जो व्यक्ति आसानी से मान गया वो उसको कर दिया, जो व्यक्ति नहीं माना उसके घर जला देना, उसका जो है क्या कहते हैं उसको प्रताड़ित करना, उसको पीटना, मारना, बंदी बना लेना, अपनी दास्ता स्वीकार कराना, ये सब इनके मुख्य हथकंडे थे ईसाइयत को फैलाने के। मुस्लिमों से नफरत, अच्छा मुस्लिमों से उस टाइम जो भारत में मैंने देखा है और मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया भी है कि 1526 का जो समय है और 1707 का जो समय है ये है मुगल शासन का समय है, और चूंकि उस टाइम मुगलिया सल्तनत बहुत ही अपने पीक पर थी, जोरों शोरों से शुरू हो रही है। अब
इस समय ये मुस्लिमों से नफरत इनका ज्यादा, क्योंकि ये ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये ईसाई धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, ईसाई धर्म को चाह रहे थे कि ईसाई धर्म हमारा बड़े फले फूले आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों को भी ईसाइयत में, जैसे जो हिंदू थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनको तो ये अपने हिसाब से ईसाइयत में, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर ही रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम थे और कट्टर इस्लामवादी थे, उनको भी इन्होंने ईसाइयत के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। तो मुस्लिमों से भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी साठगांठ देखने को नहीं मिलती है उस समय। तो ये मुस्लिम से भी नफरत के कारण इनका एक पतन का मुख्य कारण होता है। इनके प्रतिद्वंदियों का भारत में प्रवेश, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि यदि आपके घर की नींव मजबूत नहीं है तो आप बाहर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात ये, आपके घर में पारिवारिक मतभेद है तो अब बाहर कोई भी चीज आपको कोई भी कार्य आपका या कुछ भी ऐसा जो कृत्य है वो सकुशल नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात यही है कि इनके प्रतिद्वंदियों का भारत में प्रवेश करना इनके पतन का एक और कारण होता है। और अंत में गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया जाता है। गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया जाता है। हमारा देश जो है वो 1947 को आजाद होता है और 1961 यानी 1947 के बाद, ठीक है, भी यह जो है उससे 14-15 साल के बाद में पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया जाता है। और पुर्तगालियों को गोवा से आजाद क्यों कराया जाता है? क्योंकि कल मैंने बढ़ाया था आपको 1510 में जो आदिल यूसुफ शाह जी हैं उनसे ये गोवा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक, फिर अब इसके बाद में जो हम शुरू करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यदि आप देखेंगे तो 1602 से मिलती है।